हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, अर्थात घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर है। नंबर 1, मीनिंग। देखिए, जो डोमेस्टिक मार्केटिंग है उसका जो दायरा है वो एक देश तक सीमित है, यानी कि वो अपना जो उत्पादन की जो क्रय और विक्रय करती है, जो भी अपनी विपणन क्रियाएं करती है, वो एक देश की सीमाओं तक ही सीमित होता है। इसलिए उसका जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, वो काफ़ी सीमित होता है एक देश तक। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय विपणन है वो कई देशों में फैला होता है, क्योंकि उसे अपनी जो विपणन क्रियाएं हैं वो 2 या 2 से अधिक देशों में करनी होती है। इसलिए उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग के। नंबर 2, करेंसी। देखिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग में करेंसी की समस्या नहीं आती, क्योंकि एक देश की एक ही करेंसी होती है। तो आप पूरे ही उस देश में चाहे कहीं पे भी कोई भी चीज़ बाय या सेल करेंगे तो आपको जो उसकी पेमेंट है वो उसी करेंसी में करनी है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप चाहे दिल्ली में सामान खरीदिए, चाहे आप चेन्नई में सामान खरीदिए, चाहे आप वेस्ट बंगाल में सामान खरीदिए, चाहे आप मुंबई में सामान खरीदिए, आपको जो पेमेंट है वो रुपए में करनी है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो बिजनेस है वो कई कंट्री में फैला होता है और इन अलग अलग कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है। और दूसरी दिक्कत ये है कि हमें उस कंट्री में जो भी पेमेंट करनी है वो उस कंट्री की करेंसी में करनी है। और एक और समस्या भी आती है कि इन जो करेंसी के जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कि कभी उनके रेट्स में जो काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसका इम्पैक्ट भी बिजनेस के प्रॉफिट्स पर, बिजनेस की सेल्स पर पड़ता है। तीसरा, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग में लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम में की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे देश में जो है एक ही कानून होता है, तो इसलिए ये दिक्कत नहीं आती डोमेस्टिक मार्केटिंग में। अब जो रूल दिल्ली पर एप्लीकेबल है वही रूल मुंबई में एप्लीकेबल है, वही रूल चेन्नई में एप्लीकेबल है, वही रूल कोलकाता में एप्लीकेबल है। तो इसलिए बिजनेसमैन को पता होता है कि क्या लॉ है और उस लॉ को समझना उतनी दिक्कत नहीं आती। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय विपणन कई देशों में फैला होता है। हर देश के अपने खुद के लॉ होते हैं, अपने खुद का एक लीगल एनवायरनमेंट होता है, तो हमें उस देश के कानून को समझना होता है। और इसके अलावा एक और दिक्कत भी आती है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, UNCTAD, EU, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, साफ्टा, इन सब के भी अपने खुद के नियम होते हैं। तो इसलिए इन सब नियमों को ध्यान में रख के ही हमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेजर डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इनके अंतर्राष्ट्रीय विपणन में हमें किन किन निर्णयों को लेना पड़ता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन तो हमें यही लेना होता है कि क्या हमें अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने के कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले यही देखना है कि क्या आपने अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है। इसके लिए आपको देखना होता है कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कंपनी की वीकनेस क्या है, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है क्या वो इनोवेटिव है। इसके अलावा ये भी आपको देखना होता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अंदर, विपणन वातावरण में किस तरीके के आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस अवेलेबल हैं। अगर आपका प्रोडक्ट जो है इनोवेटिव है तो नेचुरली आपको अंतर्राष्ट्रीय विपणन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में है तो नेचुरली बात तो आपको अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जाना चाहिए। सेकंड डिसीजन आता है कंट्री सिलेक्शन डिसीजन। इसके अंदर आपको ये तय करना होता है कि आपको किस कंट्री में प्रवेश करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए ये संभव नहीं है कि वो एक साथ कई देशों में प्रवेश कर सके, क्योंकि हर एक कंपनी के पास जो है वो साधन सीमित मात्रा में होते हैं। तो उसके लिए ये संभव नहीं कि वो एक साथ कई कंट्री में प्रवेश कर सके। तो इस कंट्री का सिलेक्शन करते हुए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि वहाँ का लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कैसे हैं, वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या काफ़ी ईजी हैं, वहाँ के जो कस्टमर के जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं वो हमारे प्रोडक्ट से मैच करते हैं नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी बातों को ध्यान में रख के हमें कंट्री का सिलेक्शन करना होता है। थर्ड आता है मोड ऑफ एंट्री डिसीजन। इसके अंदर कंपनी को ये तय करना होता है कि वो किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के में प्रवेश करे, क्योंकि प्रवेश करने के 2 मुख्य माध्यम होते हैं।
एक होता है व्यापार रूट यानी कि ट्रेड रूट, और एक होता है इन्वेस्टिंग रूट यानी कि निवेश रूट। जहाँ व्यापार रूट का सवाल है वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो दूसरे देशों में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बल्कि जो अपना सरप्लस प्रोडक्शन है केवल उसी को ही एक्सपोर्ट के थ्रू बेचती हैं। और ये कंपनियाँ वो होती हैं जो जिनके पास जो कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रही, क्योंकि उनके पास एक्सेस प्रोडक्शन है, केवल उसी को बेचने का कार्य कर रही हैं। और फिर उन्हें यह भी लगता है कि अगर मान लीजिए कल उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फिर उनको अपना बिजनेस समेटना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो निवेश रूट से नहीं जाती बल्कि व्यापार रूट से जाती है। दूसरी ओर वो कंपनियां होती हैं जिन्हें काफ़ी लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस को फैलाना है विश्व स्तर पर और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सोचती हैं, वो इन्वेस्टमेंट रूट से जाती हैं। वो वहाँ पर अपनी सब्सिडरी खोलती है, वहाँ के लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। किस तरीके की अप्रोचेज जो है कंपनियां यूज़ करती हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग अप्रोच के अंदर जो है कंपनियां एक्सपोर्ट के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश करती हैं। इसको हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने पूरे विश्व के लिए एक जैसा उत्पाद बनाती हैं और उसमें उत्पाद में कोई खास परिवर्तन नहीं करती। इसके अलावा जो वो अपनी डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग मिक्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का, उन्हीं सिस्टम्स को वो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करती हैं। उसको भी वो कस्टमाइज़ करने की कोशिश नहीं करती। ये कंपनियां वो होती हैं जो काफ़ी लंबे रूट के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए अपने सरप्लस को प्रोडक्शन को निकालना चाहती हैं या अपनी एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहती हैं। दूसरी आता है मल्टीनेशनल मार्केटिंग। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में कंपनी जो है वो अपनी जो है अलग अलग कंट्री को एक अलग मार्केट मानती है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करती है। इसलिए इस अप्रोच को जो है हम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या करती है, हर एक कंट्री को एक अलग मार्केट मान के चलती है और वहाँ के कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करती है। ना केवल अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करती है बल्कि वो जो मार्केटिंग मिक्स है, इनकी प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, उसको भी कस्टमाइज़ करती है उस कंट्री के अकॉर्डिंग। थर्ड आता है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग में कंपनी जो है वो एक तीसरी अप्रोच अपनाती है। वो एक तरीके से बीच की अप्रोच है जो हमने फर्स्ट अप्रोच पढ़ी एथनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का, इसलिए इसको जियोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। इसमें कंपनी क्या करती है, कुछ कंट्रीज़ को इकट्ठा करके एक सेगमेंट बना देती है। इन सेगमेंट्स के बेस पे उनको ग्रुपिज्म कर लेती है, उनका एक समूह बना लेती है और हर एक समूह के लिए प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा होता है। अब ये समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं? ये समूह इस आधार पर बनाए जाते हैं वहाँ के लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस में कुछ सिमिलरिटी होती है, वहाँ के लोगों की उन लोगों के कल्चर में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, उन लोगों के बाइंग हैबिट्स में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। उसके बेस पे सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। अब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड को आप 7 कॉन्टिनेंट्स इन 7 महाद्वीप में बांट सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे एशिया के लिए एक अलग पॉलिसी अपना सकते हैं, अफ्रीका के लिए एक अलग पॉलिसी अपना सकते हैं, यूरोप के लिए एक अलग पॉलिसी अपना सकते हैं। और आप इससे भी ज़्यादा अगर सेगमेंट्स करना चाहे तो आप अदर सेगमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसे आप सब सेगमेंट्स कह सकते हैं कि जस्ट लाइक साउथ एशिया के लिए एक अलग पॉलिसी, ईस्ट एशिया के लिए एक अलग पॉलिसी, वेस्ट एशिया के लिए एक अलग पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्या क्षेत्र है। सबसे पहला एक्सपोर्टिंग। इसमें हम एक्सपोर्टिंग के अंदर जो है जो कंपनियां हैं वो अपना, ये सबसे पुराना एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपना जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको दूसरी कंट्री में खपाने की कोशिश करती हैं। और ज़्यादातर ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है वो अपनी डोमेस्टिक मार्केटिंग में प्रॉपर नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, अब वो 1 लाख बाइक बना सकती है हर महीने, लेकिन उसकी देश में जो डिमांड है वो केवल 40,000 बाइकों की है, तो नेचुरली वो 1 लाख बाइक बना के कोशिश क्या करेगी। अब उसकी जो 60,000 बाइक बनाने की जो कैपेसिटी है वो वेस्ट जा रही है। अब वो क्या करेगी, अदर कंट्री को ढूंढेगी जहाँ पर वो इस 60,000 बाइक को बेच सकती है और अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे वही कंट्रियां एक्सपोर्ट को कर सकती हैं जो काफ़ी कम कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को बना रही हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जो प्रतियोगिता का स्तर है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो नेचुरल बात है आपको दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट से सस्ता भी प्रोडक्ट देना होता है और बढ़िया क्वालिटी का भी प्रोडक्ट देना होता है।
सेकंड आता है आपका लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो बनाने की जो उसकी जो पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है या कॉपीराइट्स है, वो किसी दूसरी कंपनी को यूज़ करने का राइट दे देती है कुछ पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए, यानी कि उसके एक तरीके से उनको वो लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। खासकर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पर कोई दवा बनाने वाली कंपनी किसी दूसरी कंट्री की कंपनी को दवा बनाने के लिए लाइसेंस दे देती है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और बदले में जो लाइसेंस लेती है कंपनी, वो लाइसेंस लेने यानी कि जो मेन कंपनी है, जो लाइसेंसी है, लाइसेंस देने वाला है, तो वो उस कंपनी को जो है बदले में रॉयल्टी प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। जनरली ये रॉयल्टी जो है 5 to 8% होती है और ये सेल्स पर होती है। इसका सेकंड पार्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग बहुत पॉपुलर है। फ्रेंचाइजिंग जो है वो लाइसेंसिंग से थोड़ा बड़ा पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनियां ना केवल प्रोडक्ट को बनाने की जो मेथड्स है वो दूसरी कंपनी को यूज़ करने को देते हैं, बल्कि अपना नेम, अपना ब्रांड नेम भी यूज़ करने को देते हैं। इवन दो जो उनका लेआउट होता है उस कंपनी का या उस प्रोडक्ट का या उस आप कह सकते हैं आउटलेट का, वो लेआउट भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो मेन कंपनी का होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मैकडोनल्ड। आप पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, मैकडोनल्ड का जो लेआउट है वो लगभग सेम ही मिलेगा। वही इंडिया में मिलेगा, वही आपको दूसरी कंट्रीज़ में मिलेगा। हाँ, ये अलग हो सकता है कि उसका साइज़ डिफरेंट हो। किसी पर्टिकुलर जगह पे मैकडोनल्ड बहुत छोटा हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में मैकडोनल्ड बहुत बड़ा हो। इसका एग्जांपल और भी बहुत ले सकते हैं, जैसे हल्दीराम एग्जांपल ले सकते हैं, KFC एग्जांपल ले सकते हैं। ये सब फ्रेंचाइजिंग के ग्रेट एग्जांपल हैं। थर्ड, ज्वाइंट वेंचर्स। ज्वाइंट वेंचर्स में क्या होता है कि दो कंट्री की कंपनी आपस में एक टाइप करती हैं, एक अपना अलग से वेंचर तैयार करती हैं और एक अलग से कंपनी स्टैब्लिश करती हैं और दोनों मिलकर उस कंपनी को जो है उस कंपनी को चलाती हैं। वो जो है केवल पार्टनरशिप दोनों तरीके से होती है, क्योंकि ओनरशिप भी दोनों के बीच में बटी होती है और मैनेजमेंट में भी दोनों इक्वली लगभग पार्टिसिपेट करती हैं प्रोपोर्शनेट रेशो में। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी होती है और दूसरी कंपनी के पास अपनी कंट्री के लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस जानने का तजुर्बा होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक कंपनी तो टेक्नोलॉजी दे रही है, एक कंपनी के पास मान लीजिए जो डोमेस्टिक मार्केटिंग के बहुत उसके पास रिसोर्सेज है, एज वेल एज लेबर काफ़ी चीप है, तो दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। इसका एक ग्रेट एग्जांपल ले सकते हैं मारुति सुजुकी। अब मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो है वो जापानीज़ कंपनी है। दोनों ने मिलकर अपने बीच में एक ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया मारुति सुजुकी के रूप में। अब जो सुजुकी है वो एक बढ़िया सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है मारुति को, और मारुति का एक बहुत बड़ा बेस है इंडिया में, और जिसका फ़ायदा सुजुकी कंपनी को भी मिल रहा है। आई होप आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।